आज का हमारा टॉपिक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इंशाल्लाह स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनकी तारीफ लिख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कंटेन करें, कंटेनिंग कार्बोक्साइल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप हो। अच्छा, मुझे इसको चाहिए था कि मैं पीछे लगाता, बेहतर हो रहता। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप हो उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अच्छा, अब कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लें। कार्बो ऑक्साइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, एक कार्बोक्साइल ग्रुप में दो चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेटा, और एक होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। वन इज कार्बोनाइल एंड अदर इज हाइड्रोक्साइल। ये दोनों ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले इनका एक जनरल फार्मूला बता दूं। देयर जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, देयर जनरल फार्मूला, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is CnH2n2, CnH2nO2 and formula is RCOOH। ये इसका जनरल फार्मूला और जनरल जनरल फार्मूला और इसका स्ट्रक्चर है। इसको मैं लिख दूं स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके सामने ड्रॉ करूं, RCOO और OH। ठीक है, इस तरीके का होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसमें जो ये वाला ग्रुप है बेटा, ठीक है, इस ग्रुप को आप कहते हो हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इसमें, एक हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप कहते हो कार्बोनाइल ग्रुप। एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है भाई, इसमें कोई परेशानी तो नहीं बेटा? नो सर। नो सर। ओके, एक मिनट रुकना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, पहले ये देखो, एक गड़बड़ हो गई। प्रिपेयर किसको किया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक फैमिली है, पूरी फैमिली को थोड़ी हम पर्टिकुलरली कोई एक कंपाउंड सिलेक्ट करते हैं ना उस फैमिली का। तो
हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का दूसरा मेंबर एसिटिक एसिड, इसके बारे में हम पूरी तरह से तफसील को जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, इसको हम इथानोइक एसिड कहते हैं। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिटिक एसिड का, वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3COOH। COOH तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया पूरा, CH3 बेसिकली वो अल्काइल ग्रुप है। जैसा भी आपने जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, देखो बिल्कुल उससे मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है। तो R का मतलब है अल्काइल, अब यहाँ पे मैंने अल्काइल लिया हुआ है मिथाइल, और ये COOH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अभी तक कोई परेशानी तो नहीं? No, sir. नो सर। ओके, आगे चल रहे हैं। अफान भाई, कल कहाँ थे आप? अफान, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन देख रहे हैं, इसको बनाने के तरीकों में सफ़े अव्वल सरेफेरिस जो तरीका है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, ये एक जनरल मैकेनिज्म है बेटा। जरा यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात आपको समझा दूं। देखो, आप लोगों को मैंने एल्डिहाइड में ये चीज पढ़ाई थी, बल्कि मीथेनॉल में भी और एल्डिहाइड में भी, कि मीथेनॉल में बताई थी कि मीथेनॉल की अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉर्म एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। इसी तरीके से अगर मैं इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो मेरे पास बनेगा एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली का दूसरा मेंबर। और फिर मैं अगर उस एसिड एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो मेरे पास एसिटिक एसिड बनेगा। यानी कि एक सिंपल पैटर्न है, ठीक है। वो पैटर्न मुझे क्या नजर आ रहा है, वो मैं पैटर्न, क्योंकि अब सारी फैमिलीज हो चुकी है ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पैटर्न क्या है कि अगर हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, कोई सा भी एल्कोहल उठाओ उसकी ऑक्सीडेशन करो, तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। और अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब जितने कार्बन आपने, मतलब जितने कार्बन वाले अल्कोहल से शुरू किया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड उतने ही कार्बन वाले आपको उसका मिल जाएगा, उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये इस तरीके से है। अब ये की नोट है, अब एल्कोहल कोई सा भी हो, एल्डिहाइड कोई सा भी हो, एंड रिजल्ट आपको पता है क्या होना है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अच्छा जी, अब देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल CH3CH2 और OH। अच्छा, इथाइल अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाया K2Cr2O7, इसे हम कहते हैं एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डालना जरूरी होता है। नतीजतन आपके पास CH3COOH बन जाता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। अच्छा, अब मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊं अगर कि ये पूरा रिएक्शन किस तरीके से हुआ होगा। तो हुआ कुछ यूं होगा बेटा, मतलब ऐसा कुछ होता है कि ये लगा हुआ है आपके पास OH, इसके साथ लगे हैं 2 H, और ये लगा हुआ है CH3, ठीक है।
जब आप नेसेंट ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड करते हो तो आप ये बात जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि नेसेंट हाइड्रोजन इज हाईली हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एनी अदर स्पीशी। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन्स को, एक तो फंक्शनल ग्रुप वाले इस H को और एक इस कार्बन के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दोनों आपस में मिलकर वाटर फॉर्म कर देते हैं। अब आपके पास इधर क्या बच जाता है, इधर बच जाता है CH3CH और एक ये मुंह पिटा हुआ ऑक्सीजन जो इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ है। अब इस हाइड्रोजन के जाने से ये ऑक्सीजन बेचारा अनस्टेबल हो गया है और इस हाइड्रोजन के जाने से ये कार्बन, तो दोनों ही सब्सटेंसेस आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, नतीजतन ये आपके पास एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि ये मामला यहाँ अगर आप रोकना चाहें रोक सकते हैं, वर्नर आगे भी चल सकता है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बन जाता है अगर फर्दर आप ऑक्सीडेशन करा दो किसकी, एसिटाल्डिहाइड की। ये आ गया आपके पास, देखो मैं प्रोडक्ट अभी से लिखने बैठ गया, हो गया H। जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो अगेन नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी। अब की बार नेसेंट ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगी और कर भी नहीं सकती, सिंपल सी बात है, कर भी नहीं सकती। उसकी वजह बेटा ये है कि अगर अब हाइड्रोजन रिमूव करती भी है ना नेसेंट ऑक्सीजन, तो कार्बन जो ये वाला है ना ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये मजीद एक बॉन्ड और किससे बनाएगा, बनाने के लिए कोई स्पीशी भी तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए अब इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के बीच ही आना पड़ेगा, यही एक बॉन्डिंग की कंडीशन नजर आती है। तो इस तरीके से आपके पास ये बन जाता है एसिटिक एसिड। क्लियर हो गई बात बेटा, कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को भी? क्लियर है सर। ओके, अच्छा जी, अब आगे चलिए। अब दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम इथाइन। इथाइन की मदद से हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा, ये इथाइन वाला रिएक्शन आया, पढ़ चुके हो आप, और ये आपने कहाँ पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं। ये आप लोगों ने पढ़ा था बेटा उसमें चैप्टर नंबर 7 में, इथाइन के केमिकल रिएक्शंस में ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसमें करते क्या है, जब हम इथाइन की हाइड्रेशन कराते हैं, यानी कि इसके अंदर हम, हाइड्रेशन में पढ़ा था सर। वेरी गुड, जब हम इसको वाटर इसमें ऐड कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज के, हाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन इसमें साथ में हम HgSO4 यानी कि ये मर्क्यूरिक सल्फाइड भी रख देते हैं। तो CH3CO और H बनता है। इसके बाद आप ये मतलब एसिटाल्डिहाइड बन गया, देन आप इसकी ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन कराने से ये आपके पास बन जाता है CH3COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो 2 स्टेप है ये भी। और अब देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है, इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बेटा कि इथाइन जो है सबसे पहले स्टेप में इथाइन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वाटर के ऊपर आप जानते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं।
और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। अच्छा, इसके जब ये होता है तो एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH लग जाता है। आप यहाँ पे इसको ऐसे देख लो, और इनके दरमियान का ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर डबल बॉन्ड तक रह जाता है। ये कंपाउंड कहलाता है बेटा विनाइल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, ये जो विनाइल अल्कोहल होता है, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 ये रीअरेंजमेंट की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आपको समझा दूं। H, एक काम करो, OH ऊपर ले लेते हैं और H नीचे, ताकि वो इजीली मैं ना उसको सही कर सकूं। वरना बात तो एक ही है, ऊपर नीचे किसी को भी देख लो, ड्राइंग में जरा इजी हो जाएगा। ये क्या हो गया? ठीक है, अब रीअरेंजमेंट में क्या है कि कार्बन अपने ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन अपना ये वाला जो बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ ये कर बैठा है, ये इसको इससे जान छुड़ाएगा। ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड, मतलब यहाँ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होने लगेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। नतीजतन टूटकर हाइड्रोजन अपने इस बॉन्ड को इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए यहां पर ये शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरीके से कुछ। अच्छा, किसी के जहन में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि सर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बेटा, इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि ऐसा रीअरेंजमेंट क्यों होती है, लेकिन ऐसी रीअरेंजमेंट होती है और अल्टीमेटली एसिड एल्डिहाइड ही बनता है। इसकी वजह किसी को नहीं पता। ठीक है। तो इसलिए मैं भी एलेबरेट नहीं कर सकता, ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके जवाब दिया है, लेकिन वो जवाब ऐसा नहीं है जो दिल को मुतमईन कर सके। जवाब हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो दिल को ना तसल्ली दे। एक बार सवाल हो और उसका जवाब इस तरीके से दे दिया जाए कि आपका दिल मुतमईन हो जाए, आपको दोबारा सवाल ना करना पड़े, तो मैं समझता हूं असल में जवाब वही होता है, न कि ये कि आप सवाल पे सवाल करते जाएं। तो मुझे भी अभी तक इसका सही जवाब नहीं मिला है, ढूंढने पर भी। कभी मिलेगा तो जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग शेयर कीजिएगा। तो ये आ गया बेटा एसिड एल्डिहाइड। अब फर्दर जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराते हो, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको पता है कि एसिटिक एसिड इजीली फॉर्म हो जाता है। ये आपके पास फॉर्म हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, समझ गए? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? समझ गए सर। ओके। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी जो तरीका है इसको बनाने का बेटा, वो है पायरोलिग्नियस एसिड की मदद से आइसोलेशन फ्रॉम
पायरोलिग्नियस एसिड। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये पायरोलिग्नियस एसिड का लफ्ज आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा, तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पायरोलिग्नियस एसिड क्या है। तो मैं यहाँ पे इसकी तफसील दे देता हूं। द डिस्ट्रक्टिव distillation of wood gives brown and viscous fluid। ब्राउन कलर का गाढ़ा सा एक लिक्विड निकलता है लकड़ियों में से जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। उस लिक्विड को पायरोलिग्नियस एसिड कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और इस पायरोलिग्नियस एसिड के अंदर क्या क्या होता है आपके पास? विच कंटेन्स एसिटिक एसिड। इसके अंदर आपको एसिटिक एसिड मिलेगा और मीथेनॉल मिलेगा, और उसके अलावा एसीटोन भी मिल जाता है। और मिल जाता क्या है, मतलब मिलता है, आप निकालते इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो आपको पायरोलिग्नियस एसिड तो बेसिकली मिक्सचर होगा ना इन चीजों का। इसके बाद आप क्या करोगे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आप इसकी कराओगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चैप्टर 6 याद कर लो बस, थोड़ा थोड़ा वही कहानी चल रही है। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन these substances are separated from each other। अब इसको इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, लिखा जाता है शॉर्ट में, लेकिन इसकी इक्वेशंस प्रॉपरली नहीं है, तो हम बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने सारी बातें ना तफसीली लफ्जों में लिख दिया। तो अब देखें, अगर मैं इक्वेशन इसकी लिखूं भी तो मैं यहाँ लिखूंगा चॉप्ड वुड। ठीक है। और इस चॉप्ड वुड की मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करी वाटर के साथ, इसको स्टीम मतलब हीट किया बेसिकली। तो नतीजतन क्या हुआ कि आपके पास सबसे पहले बनता है थिक ऑयली सॉल्यूशन, और इस थिक ऑयली सॉल्यूशन को आपने नाम दिया हुआ है पायरोलिग्नियस एसिड का। ठीक है, पायरोलिग्नियस एसिड का आपने नाम दिया हुआ है। बाद में आप अगर इस पायरोलिग्नियस एसिड की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, तो ये आपके पास आपको एसिटिक एसिड दे देता है। बल्कि तीनों ही चीजें मैं लिख देता हूँ, ये तीनों ही चीजें अलग हो जाती हैं, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो CH3COH आपके पास एसिटिक एसिड आ गया। उसके अलावा ये आपके पास एसीटोन आ गया, और ये आपके पास अल्कोहल आ गया। अब तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, जिसकी वजह से इनको इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया जाता है। एसिटिक एसिड का 118 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एसीटोन का जो है वो तकरीबन 56 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, और मीथेनॉल जो है वो तकरीबन 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से ये इजीली तीनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं। क्लियर हो गई बेटा सारी बात? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? जी सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बात यहीं तक रखते हैं, और मजीद बात जो है वो इसके रिएक्शंस की, क्योंकि रिएक्शंस थोड़े तवील हैं, वो इंशाल्लाह हम मंडे की क्लास से डिस्कस करते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।